नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 8वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे जैवमंडल और बायोम। ठीक है, बायोस्फीयर एंड बायोम। बायोम को हिंदी में हम लोग जियोम कहते हैं। तो बायोम दे या जियोम, बायोम इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड है जियोम। और जैसे कि मैंने बताया कि इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ते हुए जाएंगे और उससे संबंधित जो आपको एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको भी हम लोग करते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि जैवमंडल कहते किसे हैं, यानी कि बायोस्फीयर कहते किसे हैं। तो हमने जो आपने पर्यावरण पढ़ा है ना, पर्यावरण आपको पहले ही बताया जा चुका है कि परिधन आवरण। पहले परिभाषा था पर्यावरण का, परिधन आवरण। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या कहा कि सभी जैविक, हमारे आसपास मौजूद सभी जैविक और अजैविक जो घटक हैं, जैविक और अजैविक जो घटक हैं वही क्या है, पर्यावरण है। यानी कि जो हम आप देखोगे आपके आसपास क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु है, क्या हो जाएंगे जिसमें जीवन है, ठीक है, वो जैविक हो जाएंगे। और वायु हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, वो क्या है आपके अजैविक। तो आप देखोगे कि जैविक के बिना अजैविक का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में से पेड़, अरे जल, मृदा, वायु को अगर समाप्त कर दिया जाए तो यह इनके बिना नहीं रह सकते हैं। और अगर अजैविक घटकों में से जैविक को समाप्त कर दिया जाए, मतलब कि केवल पेड़ रहे, वायु रहे, मृदा रहे, जल रहे, तो अगर जैविक ही नहीं रहेंगे तो इनका कोई अध्ययन नहीं करेगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कह दिया गया कि सभी जैविक और अजैविक संघटक मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। तो इन्हीं चीज, अब यहाँ पे जैवमंडल क्या है, तो जो सभी जैविक, हमारे आसपास जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं और वो जो आपस में पारस्परिक क्रिया करके, ठीक है, जो अपने एक समुदाय की रचना करते हैं, एक समुदाय जो बनाते हैं, उसी समुदाय को हम क्या कर लेते हैं, जैवमंडल कहते हैं। अब यहाँ पे है कि जैवमंडल के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है वायुमंडल, दूसरा है स्थल मंडल और तीसरा है जैवमंडल। वायुमंडल की यानी कि जिसमें विभिन्न सारी गैसें हैं, ठीक है। स्थल मंडल जिसमें पर्वत पहाड़ चट्टान मिट्टियां आ जाएंगी, पर्वत पहाड़ चट्टान। और जल मंडल जिसमें जल आ जाएगा। तो इन्हीं की जो तीनों पारस्परिक जो संरचनाएं हैं, ठीक है, ये अब यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जैव मंडल कहाँ पर स्थित होता है। तो आप देख पाओगे कि ये आपका हो गया, आप देख पाओगे कि इस तरह से अगर हम 3 सर्किल बना लें तो ये आपका क्या हो गया, वायुमंडल, ये आपका हो गया स्थल मंडल और ये आपका हो गया जल मंडल, ठीक है। और ये जो तीनों जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, तीनों जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जैसे कि हम जहाँ पर स्थित हो क्या है, जैव मंडल है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, जल भी है, वायु भी है और स्थल है। तो इसी बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। तो जैसा लिखा गया है कि पृथ्वी के समस्त जीव तथा उसके आसपास का पर्यावरण जिनसे इन चीज़ों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जैवमंडल की रचना करते हैं। तो जैवमंडल में 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। तो यहाँ पे आई थिंक आपने फिगर से समझा होगा। अब यहाँ पे है कि जैवमंडल, ठीक है, जैवमंडल के समझने का दूसरा तरीका क्या है कि जैवमंडल कहते किसे हैं। तो एक सामान्य एक डायग्राम, ये डायग्राम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, इस प्रकार से ये है। तो हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणुओं का जो समूह होता है, जो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है, तो परमाणु का समूह क्या बनाता है, आपका अणु बनाता है। और अणुओं के समूह से क्या बनता है, कोशिका। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। और ऊतकों का समूह क्या बनाता है, अंग बनाता है। आपने मानव शरीर को पढ़ा होगा, ऊतकों के समूह से क्या बनता है, अंग। और अंगों के समूह से क्या बनता है, आपका जीव, ठीक है। अंगों के समूह से क्या बनता है, आपका जीव बनता है। और जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। मतलब कि आपने देखा होगा ना कि जनगणना अगर होती है, जनगणना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक ही तरह के क्षेत्र में
एक ही तरह के जीवों का समान क्षेत्र में रहना, ठीक है, उसे हम क्या कह लेते हैं, जनसंख्या कहते हैं। कि एक ही तरह के जीवों का समान क्षेत्र में रहना क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है। और जनसंख्या कैसे बनता है, जीवों के समूह से, ठीक है, एक ही तरह के जहाँ पे जीव रहेंगे, जैसे कि जनगणना होती है उसमें क्या होता है, एक ही तरह के जीवों का गणना होता है। तो एक ही तरह के जीवों का समान क्षेत्र में रहना क्या कहलाता है, जनसंख्या। और जहाँ पर विभिन्न प्रकार, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा एक समुदाय है, ठीक है, हमारा एक समुदाय है, तो समुदाय में मनुष्य भी हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के गाय भैंस जीव जंतु भी हैं। तो समुदाय किसे कहते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जनसंख्याओं का समूह, ठीक है। जनसंख्या किसे कहते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एक जीवों का समूह क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है। और एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का समूह क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। और उसके बाद आता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। तो समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। तो आपने इस प्रकार से भी जैव मंडल की परिभाषा को समझा होगा कि जैव मंडल की रचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे बड़ा क्या है, जैव मंडल है, ठीक है। और इसका एरो कैसे है कि परमाणु, परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, अणु, अणुओं के समूह से क्या बनता है, कोशिका, कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, ऊतक, ऊतकों के समूह से बनता है अंग, अंगों के समूह से क्या बनता है, आपका एक जीव बनता है। और जीवों का, एकांकीय जीवों का एक समूह, एक निश्चित क्षेत्र में जो एक ही प्रकार के जीवों का संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। और विभिन्न प्रकार के जनसंख्याओं का एक समूह, विभिन्न प्रकार के जीवों का एक समूह क्या बनाता है, समुदाय। और विभिन्न समुदायों का समूह क्या बनाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। और विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों का समूह क्या बनाता है, जैव मंडल बनाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि जैव मंडल में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे कि क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें आता है की स्टोन प्रजाति, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इसकी अवधारणा सबसे पहले 1969 में रॉबर्ट टी पेन ने दी थी। और इसको 2003 में परिभाषित किया गया था आर.डी. डेविक के द्वारा। अब यहाँ पे कि कीस्टोन प्रजातियाँ किसे कहते हैं, तो वे प्रजातियाँ जो समुदाय में प्रचुरता और जैव भार की अल्पता के बावजूद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियाँ कहलाती हैं। परिभाषा से अगर ना समझ में आए तो इसकी संख्या क्या होती है कि बहुत विशेष नहीं होती है, लेकिन अगर यह हमारे समुदाय से गायब हो जाएं तो हो सकता है कि पूरा आपका इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा प्रभावित हो। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया और ऊदबिला हो गया। अब जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि जंगल में जो होता है शेर या बाघ को गायब कर दिया जाए तो जंगल पूरा हरा भरा रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शेर एक की स्टोन की भांति कार्य करता है। जैसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर एक जंगल में शेर है, ठीक है, शेर, उसके बाद आपका आता है हिरण, और हिरण के बाद आपका आता है घास। हिरण क्या खाएगा, घास खाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर जंगल से पूरे शेर को गायब कर दिया तो क्या हिरणों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, या वहां का इकोसिस्टम और अच्छे से डेवलप कर जाएगा या समाप्त हो जाएगा, तो उसका सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि वहां का इकोसिस्टम पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कैसे, तो अगर हम जंगल से शेरों की संख्या या बाघों की संख्या को समाप्त कर दें, तो आप देख रहे हो ना इनकी संख्या क्या होती है, जैव भार में, मतलब कि इनका समुदाय में प्रचुरता होती है लेकिन जैव भार में अल्पता। तो जब हम लोग जैव भार पिरामिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जैव भार के बारे में बताएंगे, लेकिन कैसे यह कीस्टोन की भांति कार्य करता है इसको देखते हैं। तो अगर हम किसी जंगल से शेर को गायब कर दें तो वहाँ पे सडन क्या होगा, शुरुआती दौर में हिरणों की संख्या बढ़ेगी, और हिरणों की संख्या जब बढ़ेगी तो वह क्या क्या खाते हैं, हिरण घास खाते हैं, तो खाद्यान्न में कमी आएगी, ठीक है, और पानी की कमी आएगी। तो धीरे धीरे आप देखोगे वहाँ पे घास खत्म हो जाएगा, पानी समाप्त हो जाएगी। जब घास और पानी समाप्त हो जाएगा तो हिरण क्या हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ का पूरा इकोसिस्टम या वन भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे शेर का होना जरूरी है, क्योंकि शेर क्या रहता है, इकोसिस्टम को मेंटेन किया रहता है, कि शेर मतलब हिरणों की संख्या को इतना अधिक बढ़ने नहीं देता है कि उन्हें खाद्यान्न की कमी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे कि अगर जंगल से शेर को गायब कर दिया जाएगा तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा दोस्त, क्योंकि शेर गायब होगा तो हिरणों की संख्या बढ़ेगी, हिरणों की संख्या जब बढ़ेगी तो उनके खाद्यान्न में कमी आएगी, और जब खाद्यान्न में कमी आएगी तो सारे के सारे हिरण क्या हो जाएंगे तुरंत, ठीक है, भूख के मारे, ठीक है, या तो आपस में ही हिंसक प्रवृत्ति के बन जाएंगे या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि स्टोन की भांति कुछ विशालकाय वृक्ष भी कार्य करते हैं, ठीक है, कि वे प्रजातियां जिनके संरक्षण में अन्य प्रजातियां ठीक रहते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा
कि अगर एक पौधा है निर्जन क्षेत्र में, तो उस पौधे के नीचे कई प्रकार के जीव जंतु क्या होते हैं, पलते बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार के जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, या पौधों को की स्टोन। तो यहाँ पे कहा गया कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। जैसे कि अगर आपने इस डिफिनेशन को नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये लगता है कि शेर व्यर्थ है, नहीं व्यर्थ नहीं है। अगर यह गायब हो जाएगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहाँ का क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, की स्टोन प्रजाति। ठीक है, तो इसमें शेर, ऊद बिलाव, ठीक है, बाघ इत्यादि आते हैं। तो आई थिंक आपने की स्टोन को समझा होगा। अगला है आपका फाउंडेशन प्रजाति। तो वे प्रजातियां जो अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में भूमिका निभाती हैं। ठीक है, फाउंडेशन मतलब क्या होता है, नींव रखना। ठीक है, फाउंडेशन मतलब नींव रखना, कि जिसके कारण अन्य प्रजातियां, ठीक है, उनका मतलब कि निर्माण होता है और संरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन प्रजाति। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कोरल। कोरल को हम लोग कहते हैं प्रवाल। आपने प्रवाल भित्ति का नाम सुना होगा। ठीक है कोरल को हम क्या कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। अब यह फाउंडेशन की भांति कैसे कार्य करता है, तो आपने पता है कि प्रवाल जो है एक समुद्री जीव है। समुद्री जीव है जो कि चूना प्रधान जीव है, इसमें चूने की मात्रा अधिक, और यह मूलतः उष्णकटिबंधीय सागरों में ही पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि जब ये प्रवाल मरते हैं ना, तो ये प्रवाल एक दूसरे के ऊपर एक कड़ी के रूप में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। कुछ इस प्रकार से एक प्रवाल मर रहा, फिर उसके बाद अगला, इसी के ऊपर अगला प्रवाल का क्या होता है, जन्म होता है। तो इस प्रकार से समुद्र में क्या करते हैं, यह एक दीवार जैसी संरचना बनाते हैं। तो इसी दीवार जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, भित्ति। और यह प्रवाल की दीवार है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, प्रवाल भित्ति। अब आपने कहीं पर साज सज्जा के लिए आपने कई सारे होटलों में या ऐसे अपने घरों में एक देखा होगा, एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम में आपने देखा होगा कि उसमें विभिन्न प्रकार के स्टोन रखे होते हैं जिसमें मछलियां रहती हैं, और या तो उसमें कुछ हाउस टाइप या घर टाइप बनाए रहते हैं। तो आपने अक्सर करके देखा होगा कि जब मछलियां ऐसे सामान्य रूप से तो तैरती रहती हैं, लेकिन जब उन्हें आराम करना होता है तो वह कहाँ पे जाती हैं, एक्वेरियम में जो पत्थरों का घर छोटा छोटा बनाया रहता है उसी के आसपास वो क्या करती हैं, रहती हैं और अपना प्रजनन करती हैं। तो उसी एक्वेरियम में जो स्टोन है ना, उसी को समझ लो आप प्रवाल। तो समुद्र में, ठीक है, प्रवाल क्या होता है कि इसी प्रकार की रचना बनाता है, और जहाँ पर मछलियाँ अपने आप को क्या करती हैं, सेव करते हैं। जब उन्हें प्रजनन करना होता है तो इन्हीं प्रवाल के पास जाती हैं, अपना प्रजनन करती हैं, अपना आराम करती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रवाल क्या कर रहा है, ठीक है, एक दूसरी प्रजाति का क्या कर रहा है, निर्माण और संरक्षण कर रहा है। ठीक है, जैसे मछलियाँ या अन्य जो जलीय जीव हैं, उनके ऊपर जब खतरा आता है तो क्या होते हैं, प्रवाल की से बनी जो भित्तियाँ होती हैं उन्हीं के आसपास या उनकी गुफाओं में चली जाती हैं, जिससे कि जहाँ पर वो अपना प्रजनन करती हैं और खुद को संरक्षण करती हैं। तो इस प्रकार की प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। तो आई थिंक आपने फाउंडेशन प्रजाति को समझा होगा। तो प्रवाल कैसी, प्रवाल को हम लोग इंग्लिश में कोरल कह देते हैं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। तो यह एक प्रकार की फाउंडेशन प्रजाति है। अगला है अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है, अम्ब्रेला प्रजाति। तो नाम से ही आपने पता है कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसा होता है, जो छाता होता है वह इस प्रकार से होता है कि एक विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, और इसके फैले होने के कारण, ठीक है, इसके संरक्षण में अन्य प्रकार के जीव जंतु, ठीक है, पलते हैं। ठीक है, तो अम्ब्रेला जैसे आप क्या करते हो कि जब धूप होती है या बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो अपने आप को कवर करने के लिए क्या करते हो, अम्ब्रेला ले लेते हो, छाता ले लेते हो। ठीक है, तो इसे छाता प्रजाति या अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप इस छाते के अंदर रहोगे तब तक ना आपको धूप लगेगी, नहीं आप भीगोगे, मतलब आपका पूरा का पूरा संरक्षण होगा। हालांकि अम्ब्रेला प्रजाति का अभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई सटीक डिफिनीशन नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बहुत हद तक क्या होते हैं कि स्टोन प्रजातियों की भांति ही कार्य करती हैं, कि ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों को क्या करते हैं, संरक्षण। जैसे मैंने बताया कि एक पौधा है, तो जैसे दो स्थान आप ले लेते हैं, एक तो ये वाला जहाँ पे पौधे हैं, पेड़ पौधा है, और एक निर्जन स्थान है। आप देखोगे दोनों में से सबसे अधिक मात्रा में घास, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु कहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ पर यह पौधा पाया जाएगा, और जहाँ पर पौधा नहीं है वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। अर्थात आप कह सकते हो कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उन्हें संरक्षण की भूमिका कौन निभा रहा है, ये पेड़ पौधे निभा रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, अम्ब्रेला का कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने बताया कि यह बहुत हद तक कीस्टोन की भांति कार्य करता है। जैसे मैंने शेर वाला एग्जाम्पल बताया आपको कीस्टोन प्रजाति में, कि अगर शेर नहीं रहेगा या बाघ नहीं रहेंगे हमारे जंगल में तो पूरा का पूरा वहाँ का इकोसिस्टम ही क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो शेर और बाघ भी एक तरह से अम्ब्रेला प्रजाति का
एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में यह प्रजाति विस्तृत क्षेत्र वाले होते हैं जिन पर अन्य प्रजातियाँ क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। बहुत हद तक यह कि स्टोन प्रजातियों की भांति कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने पेड़ के बारे में बताया कि यह क्या होता है कि इसका क्षेत्र बड़ा होता है और इस पर क्या होती हैं, अन्य प्रजातियाँ निर्भर होती हैं। शेर पे भी इनडायरेक्टली रूप में अन्य प्रजातियाँ निर्भर होती हैं। अगर शेर गायब हो जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो आई थिंक आपको अम्ब्रेला प्रजाति समझ में आया हो। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है छाता विधान किसे कहते हैं। छाता विधान, हालांकि यहाँ पे आए तो ऐसा कोई नहीं। तो आपको बताया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, छाता विधान के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। छाता विधान यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे कि जो कि 1986 में पारित हुआ था। आगे है संकेतक प्रजाति, जिसको हम लोग इंडिकेटर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो इंडिकेटर मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना कि मतलब कोई किस चीज़ के लिए कि खतरा आ रहा है उसके बारे में सूचक। तो ये कहा जाता है कि वे प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती हैं, ठीक है। जैसे ही किसी प्रकार का पर्यावरण परिवर्तन हुआ, आपको उसका प्रभाव, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जैसे ही गर्मी से सर्दी शुरू होती है, गर्मी समाप्त हो रही होती है और ठंडी शुरू हो रही होती है, तो हमें इसका आभास क्या है कि ज़्यादातर लोगों को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का इंडिकेट कर रहा है कि अब मौसम क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, या ठंडी समाप्त हो रही होती है, गर्मी शुरू होती है, तो तुरंत हमें क्या होता है, सर्दी जुकाम हो रहा है। तो यह इस प्रकार का एक इंडिकेशन होता है कि मौसम क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और जिसके कारण हमें इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में कुछ इंडिकेटर स्पीसीज पाए जाते हैं जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा लाइकेन का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइकेन क्या है, तो एक वायु प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों, ये लाइकेन क्या होता है, एक तरह से आपने कवक के जैसे होता है, ठीक है, कवक के जैसे होता है, दीवालों पे फफूंदी जैसा लगा होता है, और जैसे ही, ठीक है, वहाँ का हवा, ठीक है, दूषित होता है तो धीरे धीरे यह पीला होने लगता है, और पीले होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। तो कहीं पे पूछा जाता है कि अगर किसी क्षेत्र का वायु मतलब कि दूषित हो तो कैसे पहचान करेंगे, तो वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाता है, लाइकेन नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का वायु दूषित हो चुका है और वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादातर मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, मछलियाँ। और जैसे ही आपने गर्मी के समय में देखा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सडन मछलियाँ क्या होती हैं, मरना शुरू करती हैं। पानी में किसी प्रकार का, तालाब में या आप नदियों में देखोगे, थोड़ी सी भी किसी प्रकार का जो केमिकल्स जैसे पदार्थ आते हैं तो सबसे पहले इंडिकेट किसको मिलता है, सबसे पहले कौन मरना शुरू होती है, मछलियां मरना शुरू होती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण का सूचक कौन है, तो आपकी मछलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे समझते हैं कि संकेतक प्रजातियों से अभिप्राय किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इसका अर्थ यह है कि यह प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती हैं, जिससे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन और जल प्रदूषण के लिए मछली। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही मौसम चेंज होता है हमें क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही किसी क्षेत्र का वायु प्रदूषित होगा, वहाँ का धीरे धीरे लाइकेन क्या हो जाएगा, समाप्त होना शुरू होगा। नदियों का जल जब प्रदूषित होता है या तालाबों का जल प्रदूषित होता है तो सबसे पहले कौन मरती हैं, मछलियाँ मरती हैं। तो इस प्रकार के स्पीसीज को हम क्या करते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज या संकेतक प्रजाति के नाम से जानते हैं। अगला है संक्रमिका तथा कोर प्रभाव। तो संक्रमिका तथा कोर प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक तौर पे जहाँ पर दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं उसी को हम क्या कर लेते हैं, संक्रमिका के नाम से, या इकोटोन, इसको हम लोग इंग्लिश में इकोटोन कहते हैं, ठीक है। और कोर प्रभाव को एज इफेक्ट कहते हैं। तो संक्रमिका को हम क्या कर लेते हैं, इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक विभिन्न समुदाय आपस में मिलते हैं उसे संक्रमिका कहते हैं। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैव विविधता जो होती है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैव विविधता जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की अधिकता पाई जाती है उसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आपने देखा होगा तालाब, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, तालाब हो गया। और तालाब के इधर पे क्या आपका स्थल है, और ये पूरे तालाब में क्या है, जल है, ठीक है, तालाब, ठीक है, जल हो गया और स्थल हो गया। अच्छा, आप एक क्षेत्र ऐसा देखोगे तालाब के किनारे वाला कि जहाँ पर
ठीक है, न बहुत अधिक मात्रा में जल होगा, न बहुत अधिक मात्रा में स्थल होगा। यहाँ पे दलदली क्षेत्र वाला कुछ बना रहेगा। और अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं तो सबसे अधिक जीव जंतु कहाँ पे पाए जाएंगे, इन तीनों। अब यहाँ पे तीन चीज हो गया ना, एक तो आपका स्थल हो गया, दूसरा आपका यह क्षेत्र हो गया जहाँ पे जल और स्थल मिल रहे हैं, और तीसरा आपका हो गया जल। ठीक है, तीन क्षेत्र हो गए। और तीनों क्षेत्रों में अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे अधिक जीव जंतु कहाँ पर पाए जाएंगे, तो आई थिंक आपने देखा होगा कि तालाब के किनारे बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, घास होते हैं, जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तालाब के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाला जो दूसरा वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे जल और स्थल मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वे जीव जंतु पाए जाएंगे जो जल में भी रहते हैं, और यहाँ पर वो जीव जंतु भी पाए जाएंगे जो स्थल में भी रहते हैं। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल और स्थल दोनों वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इकोटोन या संक्रमिका के नाम से जानते हैं। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक तनाव वाला क्षेत्र बना रहेगा, क्योंकि जल वाले जीव जंतु भी यहाँ पे संघर्ष करेंगे और स्थल वाले भी जीव जंतु यहाँ पर संघर्ष करते हैं। और कभी कभी इसका क्षेत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है और इसका क्षेत्र छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो इसी क्षेत्र को हम क्या कर लेते हैं, संक्रमिका या इकोटोन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि दो या दो से अधिक विभिन्न समुदायों के मध्य संक्रमण को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र का मिलना, तो आप देखोगे जहां पे घास स्थल समाप्त हो रहा है और वन क्षेत्र का शुरू हो रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे, घास वाले भी जीव जंतु पाए जाएंगे, वन वाले भी जीव जंतु पाए जाएंगे। तालाब तथा स्थल का मिलना, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर, तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे जल वाले भी जीव जंतु पाए जाएंगे और स्थल वाले भी पाए जाएंगे। और कहा गया है कि संक्रमिका बहुत छोटे क्षेत्र से लेकर विशाल क्षेत्र तक हो सकता है। यह दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर तनाव का क्षेत्र होता है। तनाव क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जल वाले भी जीव जंतु आपस में संघर्ष करेंगे और स्थल वाले जीव जंतु भी आपस में संघर्ष करेंगे। जैसे नदी के तट के किनारे घास का मैदान, पर्वत घाटी का मिलन स्थल, जंगल का अंतिम बिंदु, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके संक्रमिका या एज इफेक्ट में आपके आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको इकोटोन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस सेशन का अंतिम है बायोम या जियोम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बायोम इंग्लिश वर्ड है और जियोम क्या है, हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो बायोम पौधे व प्राणियों का एक समुदाय जो सिर्फ एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सहित समूह, सभी समूहों को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के समूहों को बायोम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइगा बायोम, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम, घास स्थलीय बायोम, पर्णपाती वन बायोम। ठीक है, तो ये आपका मरुस्थलीय बायोम। तो सिंपल सा कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित समूह सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग इन सभी बायोमों को पढ़ेंगे अगले क्लास में। इससे पहले कि हम लोग ये देखेंगे कि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगला सेशन आपका रहेगा जिसमें हम लोग जैवमंडल और बायोम से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।